डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ क्लास 9th का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर साइंस का। आप लोगों के साइंस का एग्जाम होने वाला है और ये एनुअल एग्जाम का मैं आज दे रहा हूँ क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्या दे रहा हूँ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इन सभी क्वेश्चन आंसर को आप लोग लिख लो और इनको प्रिपरेशन कर लो। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखेंगे एग्जाम में। सो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, मोस्ट 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 VBI क्वेश्चन है आपके लिए। क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत लकी हो कि आपको ये वीडियो मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल में न्यू है स्टूडेंट्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले दो कारक बताइए। वाष्पीकरण किसे कहते हैं ये भी बताइए। चलिए आंसर देखिए। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। एंड कारक की बात करें तो पहला, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं? फैला देते हैं। दूसरा, तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर कणों को अधिक क्या होता है? गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो भैया ये सब एग्जाम में आपको आ जाएंगे, ध्यान रखना। इनमें से 4-5 मैं आपको दे रहा हूं, जो आपके एग्जाम में से कोई एक दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो भी आना हो, यहाँ पे रासायनिक सूत्र से आपके आ जाएंगे। निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड याद रखिए CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके सामने पोटेशियम कार्बोनेट, और इसका होता है K2CO3। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, इसका होता है Na2CO3। नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड Z10Cl2। आप लोग फटाफट लिख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कोई 3 परिकल्पना लिखिए। आंसर पहला, सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं। दूसरा, परमाणु भावविभाज्य क्या है? सूक्ष्मतम, यहाँ पे सभी पदार्थ परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना उनका विनाश होता है। थर्ड पॉइंट आपके सामने है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? यह किस पर निर्भर करते हैं? आंसर है आपके सामने, जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबोते हैं तो तरल द्वारा वस्तु पर क्या लगता है? ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, जिसे उत्प्लावकता बल कहते हैं, तथा इस क्रिया को उत्प्लावकता क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। बात करते हैं उत्प्लावकता बल की, तो उत्प्लावन बल तरल के घनत्व पर निर्भर होता है, अर्थात जिसका घनत्व क्या हो? अधिक हो और वह डूब जाती है, तो इस जिसका घनत्व कम हो वो तैरती रहती है। दिस इज योर उत्प्लावक बल। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करें तथा एक दूसरे का क्या करें? एक उदाहरण भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए। गतिज ऊर्जा यह वस्तु की गति के कारण होती है, जैसे खींचा हुआ धनुष, चलती हुई कार। ये आपका कौन सा है? गतिज ऊर्जा। बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की,
तो यह वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण संचित ऊर्जा, जैसे खींचा हुआ धनुष, ये कहाँ पे आएगा, स्थितिज ऊर्जा में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? आंसर देखिए स्टूडेंट्स, ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा की ना तो कोई उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इनका विनाश। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। रूपांतरण के पश्चात ऊर्जा तथा रूपांतरण के पहले कुल ऊर्जा अचल रहती है। तो ऊर्जा का ना ही, ऊर्जा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जगह से एक रूप से दूसरे रूप में जाता है, बट ऊर्जा बनती नहीं है, एक रूप से दूसरे रूप में जाती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है, ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग क्यों कहा जाता है? ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि इसके माध्यम से जो कण होते हैं, इसके माध्यम के कण क्या होते हैं, तरंग के चलने की दिशा को के समांतर आगे पीछे कंपन करते हैं, जैसे हवा, एंड जिससे संपीड़न और विरलन की परतें बनती है, और ये क्या करती है, बनाती है, और ऊर्जा उसी दिशा में स्थानांतरित होती है जिस दिशा में कण दोलन कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है, बादलों में तड़ित तथा गड़गड़ाहट एक साथ उत्पन्न होती है, लेकिन तड़ित दिखने के कुछ सेकंड बाद ही गड़गड़ाहट एक साथ सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग आंसर है, वायु में प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है। इस कारण समान दूरी से आने वाले तड़ित प्रकाश की चमक हमें पहले दिखाई देती है, परंतु उसकी गड़गड़ाहट या गर्जन बाद में सुनाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समस्थानिक व समभारिक में अंतर बताइए। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए कार्बन में ये जो है परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, बट इनके द्रव्यमान में यहाँ पे कार्बन 12 है और 14 कार्बन यहाँ पर 14 है। तो ये द्रव्यमान में चेंज हो सकता है, बट इनकी जो परमाणु संख्या होती है वो समान होती है। दूसरा क्लोरीन, यहाँ पे Cl में है, तो यहाँ परमाणु संख्या तो सेम ही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर द्रव्यमान में चेंजेस हैं, तो ये 35 यहाँ पर है और यहाँ पे 37 है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक देखो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और इसका यहाँ पर 1 लिया है, तो प्रोटियम। ड्यूटेरियम में यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो यहाँ द्रव्यमान यहाँ पे इसका 2 है, तो ड्यूटेरियम होगा। ट्राइटेरियम में यहाँ परमाणु संख्या 1, बट यहाँ पे द्रव्यमान कितना है, ये देखिए आपका यहाँ पर कट गया होगा, सॉरी, फिर से मैं आपको दिखा दूं। प्रोटियम में हाइड्रोजन में 1 और यह द्रव्यमान संख्या आपका यहाँ पे 1 है। ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन 1 है, तो परमाणु संख्या 1, तो यह द्रव्यमान संख्या कितना 2 है, और टाइटेनियम में हाइड्रोजन 1 है और द्रव्यमान संख्या कितना 3 है। समभारिक की बात करें, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग -2 होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। उदाहरण आर्गन, कैल्शियम। आर्गन में यहाँ परमाणु संख्या 18 एंड द्रव्यमान 40, एंड यहाँ कैल्शियम में परमाणु संख्या 20 और द्रव्यमान 40। तो इस तरह से ये आपके एग्जाम्पल है, आप भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स है, क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शक्ति किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। शक्ति कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा की रूपांतरण दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। शक्ति का मात्रक होता है यहाँ पे W, वॉट, ठीक है। अब देखिए
समय को यहाँ पर टी लिखते हैं, मतलब शक्ति को हम पावर लिखते हैं तो पी लिखिए, पी से सूचित किए, कार्य को डब्लू और समय को टी, तो पी बराबर होता है डब्लू बाई टी, शक्ति का मात्रक डब्ल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने 11 है। किसी परमाणु के ऊर्जा कोष में आवंटित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को उस कोष की इलेक्ट्रॉनिक क्षमता कहा जाता है। किसी भी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र 2x का पावर 2 से दर्शाया जाता है, जहां x ऊर्जा स्तर है। m कक्ष की अधिकतम m कक्ष की अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्षमता कितनी है? तो आंसर है 2x का पावर 2, 2 इंटू एक्स, तो अभी x के जगह हम लोग 3 रख दिए हैं, 3 का पावर 2, तो 2 इंटू 9 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका आंसर है। बी नंबर में K2L8M3 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्व की परमाणु संख्या और संयोजकता लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे एल्युमिनियम, और तथा संयोजकता एल्युमिनियम की संयोजकता यहाँ पर 3 होगी, ये आप देख लीजिए। और यहाँ पे इसकी परमाणु संख्या 13 में, और निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। तो ये कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सोडियम, लिथियम, है ना। तो यहाँ पे आप लोग पूरा देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर सोडियम का बना दिया गया है, लिथियम का, और यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे कि मान लो ये नियोन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, और यहाँ पे आर्गन, आर्गन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 18 है। इस तरह से यहाँ पे उसी तरह से सेट करना है। जैसे मान लो यहाँ पे 11 है, तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में है, देखो कक्षा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और बाकी जो बचा है यहाँ पे, ठीक है, तो एक बाहर कर दिया, एक बाहर कर दिया, तो 1 8 1 8 1 9, 9 2 11, यहाँ पे हो गया 11। इस तरह से के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और एम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ। इसी प्रकार आपको सेट करना है। लिथियम में यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन को फेल करना है, तो भैया 2 अंदर में हो जाएगा, और दूसरा सेल में आपका के सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और बाहर जो बचा एल सेल, तो एल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इस तरह से आपको करना है। उसी प्रकार आप आगे भी कर सकते हैं। नियोन में 10 होता है, तो 2 अंदर रख दिया, बाकी जो देखो 8 बाहर होगा, 2 8, तो 8 बाहर, यहाँ पे 8 बाहर कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर ज्यादा रहता तो वो अगला सेल में चले जाता। ठीक है, तो के इलेक्ट्रॉन में 2, के में सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, टोटल 10। नेक्स्ट है आर्गन में। देखिए आर्गन में देख कर आप समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आर्गन, आर्गन में यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? यहाँ 18 है। आप देखो इसको कैसे करेंगे, 2 अंदर, उसके 8 8 2 10, 10 के बाद आपका फिर 8 बाहर कर दिया। ठीक है, तो के सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और एम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 16 टू 18, इस तरह से आपका हो गया कंप्लीट। तो आपको भी एग्जाम में अगर आए क्वेश्चन यहाँ पे कोई भी किसी चीज का, तो आसानी से आप इस तरह से निकाल कर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, रदरफोर्ड मॉडल क्या है? रदरफोर्ड मॉडल क्या है, समझाइए। रदरफोर्ड ने अपने विकिरण प्रयोग में सोने की पन्नी चुनी, क्योंकि वे बहुत पतली परत हो चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। ठीक है, एल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, इनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है। अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने उनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। परिणाम देखिए, फर्स्ट में अधिकतर कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कणों से विक्षेपित हुए। तीसरा है आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक कणों में से एक कण वापस आ गया।
निष्कर्ष परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जहां लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तीसरा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। बाकी ये कुछ इस प्रकार फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस प्रकार आप फिगर दे सकते हैं अगर कोड में। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, समझाइए। तो ये कुछ इस प्रकार है नियम, आप लोग लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्न के उत्तर दीजिए। मुक्त पतन, गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान तथा भार। यहाँ पे आपका मुक्त पतन है, आप लोग पढ़ लीजिए। दूसरा है आपके सामने गुरुत्वीय त्वरण और तीसरा है द्रव्यमान तथा भार। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, सो इसलिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिया गया आपके पास आपके सामने, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से कर पाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पादप कोशिकाओं में उपस्थित 3 प्रकार के प्लास्टिड तथा उनके कार्यों को बताइए। ओके, बाकी ये एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे आपको देखिए क्रोमोप्लास्ट के बारे में बताया गया है, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप लोगों को बताया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुए हैं। सो देख लीजिए आप लोग, प्रोकैरियोटिक कोशिका का ये कुछ पॉइंट दिया गया है एंड ये यूकेरियोटिक कोशिका, इनके भी कुछ क्या दिए हैं, पॉइंट दिए गए हैं। सो दोनों पॉइंट आप लोग देख लीजिए। और 4th नंबर में आपका है, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया गया। ये कुछ पॉइंट है आपके, दोनों में एक डिफरेंस अगर बताने के लिए पूछा जाए तो आप लोग ये बता सकते हैं ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है, समझाइए। तो यहाँ पे आप लोगों को रक्त का उत्तक बताया गया है कि एक प्रकार का संयोजी उत्तक है एंड रक्त के जो कुछ प्रकार बताए गए हैं उनके बारे में सब आपको यहाँ पे डिटेल्स में लिखे गए हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति और उसकी तरंग दैर्ध्य, यहाँ पे आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्ध्य 0.3 m है। तो यह 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय लगाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, इसे आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्वेश्चन 19 है, संवहन उत्तक किसे कहते हैं, इनके अवयवों के नाम तथा कार्य लिखें और इसके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, देखिए ये जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम तंतु, रेसेफुलम, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं। तो ये सब आप लोग देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए सही से। और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक हैं। बाकी ये क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक लिखिए। तो पोटेशियम, आर्गन है ना, पोटेशियम का के, आर्गन का आपका Ar, नियॉन का Ne, कॉपर का Cu, आयरन का Fe, लिथियम का Li। तो ये सब आपके इम्पोर्टेंट क्या है भाई, प्रतीक है ना। और लास्ट आपका यह दूसरा था, मैग्नीशियम परमाणु का परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो ऐसे है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जैसे इसे Z द्वारा सूचित करता है और ये 12 है, परमाणु द्रव्यमान 24, इसे A द्वारा सूचित है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 24 - 12, मतलब कि परमाणु द्रव्यमान में घटा देंगे परमाणु क्रमांक को तो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब यूट्यूब में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर।
ठीक है। और आप इंस्टा से अगर जुड़ रहे हैं तो भैया इंस्टा को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टा में मोटिवेट करवाया जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो इंस्टा को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तो चलिए बाय। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करना, और आप लोगों का एनुअल एग्जाम का प्रिपरेशन यहाँ पर करवाया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए बाय। जन्स प्लेस बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।